रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस डेविल किंग एपिसोड 8 कहते हुए उसे टैबलेट को देखने लगते हैं। एक गहरी सांस लेकर उसे टैबलेट को खा लेती हैं और अपनी आंखें बंद करके, फिलहाल तो दिख नहीं रहा है मतलब, पर जब पूरा हो जाएगा तो मुझे भी यह छोड़ देगा, आखिर में हूं तो एक। कहते कहते वो अपना सर हिला देते हैं और वही अपनी आंखें वैसे ही बंद रखे गहरी गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लगते हैं। उसके सामने कुछ याद आने लगती है जिन्हें याद करके अनजाने में ही उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिससे वो जल्दी से पोंछ लेती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुल जाता है और आ जाता है सत्या, जिसकी नजरें कियारा की नजरों से टकरा जाती है। वही सत्या जैसे ही कियारा की लाल आंखों देखा है तो उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी पड़ जाती है। वो वैसे ही अपने हाथ में जो टॉवल से बोलतू कर रहा था, उसे टॉवल को गर्दन में डालकर कियारा की तरफ बढ़ने लगता है। वही सत्या की ठंडी ठंडी आंखें और ऊपर से उसका इमोशनल है चेहरा देखकर कियारा अलग सी बेचैनी होने लगते हैं। उसके चेहरे पर एक हल्का हल्का डर नजर आने लगता है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही सत्या कियारा की तरफ बढ़ने लगता है। वो जब उसकी तरफ आ रहा था वैसे वैसे कियारा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। कियारा एक गहरी सांस लेती है। तभी सत्या उसके दोनों साइड अपने दोनों हाथ रखकर उसकी आंखों में देखने लगता है। उसकी डोमिनेटिंग आइज का देखकर कियारा अपनी पलकें बार बार झपकते हुए ये वो। कियारा इसके आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही सत्या उसके होठों पर अपना अंगूठा रखकर अपनी गहरी आवाज में, शुश प्रिंसेस, तुम्हारा अगर यह हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी लाल आंखें और तुम्हारा। कहते कहते सत्या उसके कंधे से लेकर उसके आर्म तक अपनी दो उंगलियों को फिरकने लगता है। वही उसकी बात और उसे ऐसे करते देखकर कियारा नीचे देखते हैं तो उसने तो कुछ पहने ही नहीं था। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और ऊपर से सोने के चक्कर में उसने खुद पर तो ध्यान ही नहीं दिया था और अब उसे समझ में आ गया था कि उसने क्या कर डाला है। वो जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर डालने ही वाली थी कि तभी सत्या उसके हाथों को पकड़कर उसके कानों के बेहद नजदीक जाकर, अब क्या छुपाना चाहती हूँ, कुछ बचा ही नहीं है, कहते कहते वो उसकी नीली आंखों में बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा कर देखने लगता है। तो सत्या उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है। वो उसके माथे को चुनकर अपनी जगह से खड़ा होते हुए, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, वैसे आज इंडियन खाओगे ना। कहते कहते वो अपने चेहरे पर टीजिंग स्माइल लाता है, जिससे कियारा बिना कुछ बोले वहां से वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। वही उसे ऐसे जाते हुए देखकर सकते अपना सर हिला देता है और कुछ सोचते हुए अपने मोबाइल का स्विच ऑफ ऑन करके वही कपबोर्ड में अपने कपड़ों को लेने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राणा पैलेस में सभी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे और अपना अपना डिनर कर रहे थे। सत्या और कियारा की चेयर खाली देखकर जयवंत गंगा जी की तरफ देखते हुए, तो अभी तक ये दोनों नहीं आए हैं। गंगा जी पोहा खाते हुए, नई नई शादी हो गई है, दोनों को क्वालिटी टाइम्स चाहिए कि नहीं, और वैसे भी वो दोनों नहीं आए हैं तो अच्छा ही है ना, और जरा टाइम स्पेंड कर लेंगे और मेरे हाथों में जल्दी से जल्दी पोता पोती दे देंगे। खाता कहते हुए वो सभी की तरफ देखने लगते हैं तो सभी अपना सर झुका लेते हैं। तो जयवंत अपने चेहरे पर एक मजाकिया बड़ी मुस्कुराहट लाकर गोविंद को देखकर, वैस तुमसे ऐसे ही उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थे, कुछ तो गुण उसने बाप से लिया है, नहीं नहीं तो सारे गुण तो। कहते कहते जयवंत गोविंदा की तरफ देखने लगता है जो उन्हें ही देख रहा था। तब तक वहां पर चेरी और प्रिंस भी आ गए थे। वो दोनों अपनी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और वही उन दोनों को एक साथ आते हुए देखकर पवित्र का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है। वो चेरी को देखते हैं जो आराम के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे देखकर सांस लेकर अपनी नजरें तिरछी करके गंगा जी को देखते हैं और फिर अपना खाना खाने लगती है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद चेरी सभी की तरफ देखकर गुड मॉर्निंग विश करती है और वहां से प्रिंस को एक नजर देखकर चली जाती है। प्रिंस भी चेरी के 5 मिनट जाने के बाद खुद भी अपनी चेयर से खड़ा होकर वहां से चला जाता है। वही हम दोनों को ऐसे जाते हुए देखकर पवित्र कुछ अजीब लगता है। वो सोच रहे थे कि तभी गंगा जी और मान्यता उसे कुछ बात करने लगते हैं, जिसे उसका ध्यान दोनों पर हटकर उन दोनों पर चला जाता है। वही प्रिंस हमेशा की तरह अपनी बाइक पर बैठा अपनी आंखें बंद किए हुए था। तभी वहां पर उसे चेरी के फ्रेग्रेंस स्मेल होती है, जिससे वो गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोल देता है। तो चेरी उसे देखती है तो प्रिंस से आंखों से बैठने का इशारा कर देता है, जिससे चेरी अपना सर हिलाकर उसके पीछे बैठ जाते हैं।
जब फुल स्पीड में प्रिंस अपनी बाइक चलाता है तब बीच रास्ते में 4 बाइकर उसे का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिससे प्रिंस का चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है। तो वही चेरी उन चारों को देखते हुए, अब ये चारों कौन है और यह ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़े हैं? ये तुम्हारे जान पहचान के हैं? प्रिंस मुस्कुराते हुए, हाँ है ना, हम दोनों शादी करने जा रहे हैं ना, तो कोर्ट में 4 लोगों की जरूरत होती है, यह वही है। ये सुनकर चेरी उसके कंधे पर जोर से मारते हुए, क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? मुझे नहीं तुमसे शादी करनी है, अब मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं स्कूल जा सकती हूँ। वही प्रिंस चेरी के दोनों हाथ अपने कमर से बांधते हुए, मुझे कस के पकड़ लेना, अगर गलती से भी तुम्हारी पकड़ लूज हो गई तो याद रखना तुम नीचे गिर जाओगे, और जितना हो सके उतना अच्छे अपनी आंखें बंद कर लेना, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कुछ भी नहीं। कहते हुए वो उन 4 बाइकर को देखा है जो अपनी बाइक जो इसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर वह गहरी सांस लेकर हेलमेट की कांच को सही करके एक नज़र पीछे देखता है और फिर फुल स्पीड में 100 के ऊपर ले जाकर बाइक आगे की ओर ले जाने लगता है, जिससे चेहरे डर के कारण उसे और कसके पकड़ लेती है। तो प्रिंस बाइक को तिरछी करके उन चारों को कट मारकर चला जाता है, जिससे वह चारों बाइक कर उसके पीछे पीछे आने लगते हैं, जिससे प्रिंस खुद से फकिंग रास्कल बाइक की स्पीड को और ज्यादा बढ़ने लगता है। वो सिग्नल की तरफ देखा है, सिर्फ 3 ही मिनट है, सिग्नल को रेड होने में वह पीछे देखा है, फिर बिना देर किए बाइक को इतनी स्पीड से आगे ले जाता है कि वह जैसे ही सिग्नल क्रॉस करता है वैसे ही सिग्नल रेड हो जाते हैं, जिससे पीछे कर जो बाइक लिए थे वह सिग्नल के बीच फंस जाते हैं और उनके सामने आ जाते हैं कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स। वही प्रिंस बाइक को रोक कर पीछे देखा है, फिर उन्हें बाय करके वहां से फटाक से चला जाता है। जब वो बाइक रोकता है तब वो गहरी सांस लेकर चेरी के हाथ जो उसकी कमर को कस के पकड़े हुए थे उन पर अपने हाथों को रख देता है और धीरे धीरे सहलाने लगता है, जिससे चेरी अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, उसके आंखों से ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा आंसू आए हो। वो बाइक से उतर जाती है और वही प्रिंस भी अपना हेलमेट निकाल देता है। वो चेरी की लाल हुई आंखों को देखकर जैसे ही अपना हाथ आगे करने वाला था, उससे पहले ही चेरी उसे हाथ दिखाते हुए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो भी हुआ है ना वो तुम्हारे ही कोई दुश्मन थे ना, इसी वजह से तुम्हारे पीछे आए ना, नहीं तो वो तुम्हारे पीछे और तुम इतनी तेज बाइक बिल्कुल भी नहीं चलाते। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ अब मुझे रहने में भी डर लग रहा है। तुम्हें पता है अगर मैं अपनी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली छोड़ देती तो मैं कहां से कहां चली जाती, पर नहीं, तुम तो हो ही पहले से बिगड़े हुए, और सच ही कहते हैं तुम हो बिगड़े हुए हो। मुझे पहले ही सही लगा था कि तुम सही लड़के नहीं हो, और अब तो यकीन हो गया मेरी भलाई यही है कि मैं तुमसे दूर ही रहूं और मुझे लेने के लिए आने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं घर ही नहीं आऊंगी। कहते हुए चेरी बिना प्रिंस की तरफ देखकर वहां से भागने लगते हैं। वही उसकी हर एक बात को सुनकर प्रिंस का चेहरा हद से ज्यादा ठंडा हो चुका था। वो बस चेहरे को जाते हुए देख रहा था, फिर अपने हाथों को देखा है जिन पर हल्के हल्के स्क्रैचेज आने लगते हैं और वह लाल भी हो रहे थे। प्रिंस अपने बालों को सहलाते हुए चेरी को पीट करते हुए देखकर खुद से ही, ये गलत कर दिया बर्ड, तुमने बहुत गलत कर दिया, बिना मेरे बारे में जाने तुमने इतना सब कुछ कह दिया। अब इसके पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ना, आखिर तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। कहते हुए वो अपने मोबाइल को निकलता है, किसी को कॉल लगा लेता है। 2 ही रिंग के बाद कॉलर ट्यून होता है। तो प्रिंस अपनी ठंडी आवाज में, आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधे घंटे के बाद अगर वो मुझे नहीं मिले। कहते हुए वो कॉल कट करके हेलमेट को पहन लेता है और चारों तरफ देखकर बाइक को वहां से ले जाता है। वही स्कूल का गेट, चेरी भागते हुए वहां पर आ जाते हैं। वो दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। इस समय उसका पूरा चेहरा लाल लाल हो चुका था, यहां तक कि उसकी आंखें भी लाल होने को आई थी। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ लगा लेती है, तो बिना देर किया उसको अपने गले लगा लेती है। कहते हुए वो अपने मोबाइल को निकलता है, किसी को कॉल लगा लेता है। 2 ही रिंग के बाद कॉलर ट्यून होता है। तो प्रिंस अपनी ठंडी आवाज में, आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधे घंटे के बाद अगर वो मुझे नहीं मिले। कहते हुए वो कॉल कट करके हेलमेट को पहन लेता है और चारों तरफ देखकर बाइक को वहां से ले जाता है। वही स्कूल का गेट, चेरी भागते हुए वहां पर आ जाते हैं। वो दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। इस समय उसका पूरा चेहरा लाल लाल हो चुका था, यहां तक कि उसकी आंखें भी लाल होने को आई थी। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ लगा लेती है,
तो बिना देर किया उसको अपने गले लगा लेती है। जब चेरी शांत हो जाती है तो वो एक गहरी सांस लेते हैं और फिर उससे अलग हो जाती है और सामने देखने लगती है। वही सामने और कोई नहीं आंसू होती है, जो उसे ऐसे देखकर उसके गालों को सहलाते हुए। क्या हुआ चेरी, इतना टेंशन में क्यों लग रही है? सब कुछ ठीक तो है? और तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? कहते हुए वो उसके दोनों गालों को पकड़ लेती है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर चेरी उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर अपना सरनामे हिलाते हुए, कुछ नहीं बस ऐसे हैं, तुम ये सब छोड़ो और यह बताओ तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ? आजकल तुम बहुत लेट आने लगी हो, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत लेट छोड़ना लगता है। कहते कहते वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है और उसके ऐसी बातों को सुनकर आशु अपनी आंखें छोटे छोटे करके, सच में ना तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना, क्योंकि तेरा चेहरा क्यों मुझे ऐसा लग रहा और तेरी आंखें क्यों नहीं मुझसे मिल पा रही है? अगर ऐसा निकला ना तो सच में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे तूने आज अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि तुम रहती कहाँ पर हो? ये सुनकर चेरी आशु के मुंह पर हाथ रखकर बताती हो, मेरी माँ पहले तो अपना मुंह बंद कर, अगर गलती से किसी ने सुन लिया ना तो मेरी लग गई, और ऊपर से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो ये सब छोड़ो, जल्दी से क्लासरूम में चल, वहां पर हम बात करेंगे इस बारे में। कहते कहते वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। वही उसकी इस बात को सुनकर आंसू अपना सर हिला देती है और दोनों ही वहां से क्लासरूम की तरह बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच 4 आदमियों को बांधा गया था। वहीं उनके ऊपर ब्लैक कलर का मास्क डाला हुआ था। वो चारों पूरी तरह से शांत है, जैसे कि उनके मुंह पर कुछ तो लगाया हुआ था। वहीं वहां पर 10 लोग एक राउंड बनाए हुए खड़े थे। तभी वहां पर एक तेज बाइक की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। सभी के चेहरे पर एक अलग सा डर दिखने लगता है। वही बाइक रुक जाती है और प्रिंस बाइक से उतर जाता है। वो अपने हेलमेट को निकालकर उन सभी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा है, जो अपना सर झुकाए हुए थे। तो प्रिंस बाइक पर बैठकर अपने दोनों पर क्रॉस करके अपने होठों के बीच सिगरेट को निकालकर उसे जलते हुए अपने उंगलियों से छुट्टियां बजाते हुए उन चारों के मांस निकालने का इशारा कर देता है, जिससे वो सभी उसका इशारा समझकर अपना सर झुकाकर जल्दी से उन चारों का मांस निकालने में लग जाते हैं। एक एक करके उन चारों का मांस निकल जाता है और उन चारों पर एक पट्टी लगाई हुई थी उनके मुंह पर, वह भी निकल जाती है, जिससे प्रिंस अपने लाइटर को अपने जेब में डाले अपने 2 उंगलियों पकड़े हुए था। अपने मुंह के अंदर जो धुएं था सिगरेट का, उसे बाहर की ओर उड़ते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, अब एक एक करके सब कुछ सच बताओ कि मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, वह भी उसे वक्त जिस वक्त अन कहते कहते वो 2 पल रुक जाता है, फिर अपनी आंखों में ठंडापन लिए जल्दी से जल्दी सब कुछ एक एक करके सच बता दो, इससे तुम्हारा भी वक्त बच जाएगा और मेरा भी। कहते हुए वो अपनी ठंडी आंखों से उन सभी को देखने लगता है। वही उसकी बात सुनकर वो चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उन चारों में से एक अपने गुस्से भरी आवाज में, तू ऐसे हमको बंद कर रखेगा और हमसे सवाल करेगा तो हम तुझे जवाब तो बता देंगे, पर एक बात नहीं समझ में आ रही है, इतने लोगों को अपने साथ रखकर तू कौन सा बड़ा शेर बन रहा है? अगर शेर होता तो हम चारों से अकेले ही फाइट करके ये पता लगवाता, पर नहीं, राणा के शेर तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के दम पर ही शेर बनते हैं, खुद तो अंदर से गीदड़ देते हैं गीदड़। कहते कहते वो मुस्कराने लगता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर प्रिंस अपने चेहरे पर एक बड़ी ही अजीब तरह की मुस्कुराहट लाकर, सच में तूने गलती बहुत बड़ी कर दी। सोचा नहीं था कि आज मैं अपने हाथों से कुछ करूंगा, पर मजबूर कर दिया तुम लोगों ने। अब तुझे ये जानना है ना कि राणा के शेर आखिर असल में शेर है या? कहते हुए अपनी उंगलियों में पकड़े हुए सिगरेट को फेंकते हुए अपने शर्ट के बटन खोलते हुए, तेरा आज मैं डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और तूने कहा था, वैसे पता भी लगवा दूंगा कि आखिर ये सब किसने किया है, तो उसका छोड़, अब खुद का देख ले कि तेरे साथ क्या होने वाला है। कहते हुए प्रिंस सभी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर, बॉयज कूल डाउन, अब मेरी बारी है, हाथ तो छोड़ दो। कहते कहते वो सभी बॉडीगार्ड की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। वही सभी बॉडीगार्ड उसका इशारा समझकर उन चारों के हाथों की रस्सियां को खोल देते हैं और खुद कार की तरफ चले जाते हैं। कार की बोनट पर बैठकर बिना किसी इमोशंस के साथ सामने का नजारा देखने लगते हैं। वही वो चारों अपने खुले हाथों को महसूस करके खुश होने लगते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और प्रिंस की तरह बढ़ने लगते हैं। वाशी प्रिंस इन सभी को तरफ देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कान भी बहुत अजीब थी, जिसे देखकर एक पल के लिए तो वह चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं,
फिर एक गहरी सांस लेकर प्रिंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सभी प्रिंस की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनमें से एक प्रिंस की तरफ जल्दी से भागकर उसको पंच मरने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करने वाला था, उससे पहले ही प्रिंस बिना देर किए अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाकर उसके सीने पर जोर से मार देता है, जिससे वो शख्स की सांस अटैक सी जाती है और उसका सीन जैसे धड़कन ही बंद हो जाता है। वो बस प्रिंस को देख रहा था, इसलिए इतनी जल्दी यह सब किया था कि उसे शख्स के मुंह से और आंख से खून आने लगता है और वो वहीं जमीन पर लेट जाता है। वही उसे शख्स की हालत को देखकर वो तीनों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उनमें से वही शख्स जिसने प्रिंस को चैलेंज किया था या यूं कहे उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाया था। वो उन दोनों की तरफ देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, डर क्या रही हो? जाओ, वो अकेला है और हम तीन हैं। तुम लोग भूल तो नहीं गए हो ना कि तुम लोग किसके आदमी हैं? ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सर हिलाकर प्रिंस की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे प्रिंस के चेहरे पर हाल किसी के पीछे मुस्कुराहट आ जाती है। वो पूरी तरह से समय भयानक लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर वो दोनों आदमी पहले तो डर जाते हैं, फिर अपना सर हिलाकर प्रिंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रिंस बिना देर किए एक की गर्दन को तोड़ देता है और दूसरे के दोनों हाथ तोड़कर उसके गर्दन पर इतनी जोर से किक मारता है कि वो शख्स की गर्दन ही पूरी तरह से टेढ़ी हो जाती है। उसकी हड्डी टूट जाती है और उसकी आंखें पूरी तरह से बाहर आ जाती हैं और वो वही का वही मर जाता है। अब बचता था एक जिसकी हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो वहां से भगाने के जैसे अपने पैर आगे बढ़ने वाला था कि इस ही पल प्रिंस अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और बिना देर किए उसे शख्स की तरफ बढ़ जाता है। वो उसे शख्स को भगाने का एक भी मौका नहीं देता है और उसके बालों को पकड़कर उसके सर को पीछे की ओर कर देता है और उसकी पीठ पर इतनी जोरदार ठीक मारता है कि वो शख्स की पीठ की हड्डी टूट जाती है और वह वहीं जमीन पर लेट जाता है। तो प्रिंस उसके चिन को अपनी शूज की मदद से ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर, क्या हुआ, तुम चारों को मौके दिए थे, चारों में से कोई भी कर नहीं पाया। अब बोलो, आप राणा के शेर कौन है, गीदड़ है कि शेर है? चलो बोलो जल्दी से, नहीं तो मौत बहुत खूबसूरत तरीके से मैं दे सकता हूँ। तुम्हें वह मिलने में थोड़ी दर्द होगा, पर वादा करता हूँ इतना दर्द तुम्हें कभी नहीं कहा होगा, उतना दर्द मैं तुझे दे दूंगा आज। नरक में भी मुझे भूलेगा नहीं, ये प्रिंस राणा का वादा है तुझे से। कहते कहते वो मुस्कुराने लगता है। वही उसकी मुस्कुराहट को देखकर वो शख्स डर से कांपने लगता है। तो प्रिंस अपनी ठंडी आवाज में, अब सब सच सच बता कि यह सब किसने किया है? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मौत के बहुत नजदीक है, तो अगर मैं चाहूं तो यह मौत तुझे बहुत देरी से दे सकता हूं। वो भी तड़प तड़प के भीख मांगने लगेगा तू। प्रिंस कैसे धमकी और ऐसी बातों को सुनकर वो शख्स पहले तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर कुछ सोचकर अपनी शांत आवाज में, वेदांत रेड्डी, उसने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था। वह चाहता था कि मैं तुम्हें डरा हूं और तुम उसे बाइक रेसिंग से अपना नाम हटवा दो, जिसके बाद वो इतना ही कहा पाया था कि शख्स की वहीं पर मौत हो जाते हैं, जिससे सभी हैरान से एक दूसरे को देखने लगते हो। प्रिंस का चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है। अब सब सच सच बता कि यह सब किसने किया है? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मौत के बहुत नजदीक है, तो अगर मैं चाहूं तो यह मौत तुझे बहुत देरी से दे सकता हूं। वो भी तड़प तड़प के भीख मांगने लगेगा तू। प्रिंस कैसे धमकी और ऐसी बातों को सुनकर वो शख्स पहले तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर कुछ सोचकर अपनी शांत आवाज में, वेदांत रेड्डी, उसने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था। वह चाहता था कि मैं तुम्हें डरा हूं और तुम उसे बाइक रेसिंग से अपना नाम हटवा दो, जिसके बाद वो इतना ही कहा पाया था कि शख्स की वहीं पर मौत हो जाते हैं, जिससे सभी हैरान से एक दूसरे को देखने लगते हो। प्रिंस का चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है। वो इतना ही कहा पाया था कि शख्स की वहीं पर मौत हो जाते हैं, जिससे सभी हैरान से एक दूसरे को देखने लगते हो। प्रिंस का चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है। प्रिंस ने अपने हाथों में एक रिवॉल्वर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा तो ठंडा पड़ चुका था, पर उसके होठों के कोने ऊपर की ओर थे। वो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, वेदांत समझ नहीं आ रहा है इस लड़के का, मैं करूं तो करूं क्या? हमेशा ही मेरे कामों के बीच आ जाता है, आज इसकी वजह से मुझे मेरी, कहते हुए वो आदमी के सर पर अपने लातों की बरसात कर देता है और गुस्से में पूरी तरह से लाल हो जाता है। इस समय उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वह गहरी सांस लेकर अपने हाथों पर जो खून लगा था उन्हें अपने पंथ से साफ करने लगता है और वही अपनी बाइक पर जाकर बैठ जाता है। होठों के बीच में फिर से सिगरेट को रखकर उसे जलने लगता है। तब तक एक बॉडीगार्ड प्रिंस के लिए कपड़े लेकर आता है, क्योंकि हर किसी को पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है।
और प्रिंस अगर इस जगह पर आ रहा है तो उन लोगों को एक्स्ट्रा कपड़े प्रिंस के कैरी करने पड़ते हैं, क्योंकि हमेशा ही इस जगह पर आने के बाद प्रिंस पूरी तरह से खून से नहला जाता है और इसी वजह से वो लोग प्रिंस की हर एक चीज को अपने पास रख देते हैं, जिससे कभी भी जरूरत पड़े और वो प्रिंस को वो सब कुछ दे दे। वही प्रिंस एक टॉवल को लेकर उसके पहले तो अपनी बॉडी को क्लीन करता है, फिर शर्ट से बटन लगाकर अपने टॉवल को कमर से बंधे जीन्स को निकाल देता है, फिर जीन्स को पहनकर उसे टॉवल को वहीं फेंक देता है और कुछ सोचते हुए बॉडीगार्ड की तरफ इशारा कर देता है। तभी वहां पर एक शख्स अपना सर झुकाया आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंस अपने ठंडी आवाज में, पता तो लग चुका है ये सब किसने किया है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए नहीं तो। उसके बातों का मतलब समझकर वो शख्स अपना सर झुका लेता है और वहां से चला जाता है। प्रिंस ऐसे ही उन डेड बॉडी को देख रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, जिससे वो अपने मोबाइल को जो बाइक पर रखा हुआ था उसे निकलता है। जैसे ही सत्या का कॉलर आईडी पर नाम देता है तो उसके चेहरे पर एक पसीने की बूंद आ जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करता है तो सत्या अपनी ठंडी आवाज में, अगर सुबह सुबह तुम्हारा ये खेल खत्म हो गया हो तो जल्दी से एसके में जाकर देखा कि वहां पर हो क्या रहा है। अपने भाई की बात सुनकर प्रिंस के चेहरे पर एक पल के लिए तो डर आ जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या आखिर इसके भाई को कैसे पता चला। वो 10 बॉडीगार्ड की तरफ देखा है, उनमें से एक बॉडीगार्ड अपना सर नीचे बार बार झुक रहा था, जिसे देखकर प्रिंस को समझने में दिल नहीं लगती कि आखिर उसके भाई को इस बारे में कैसे पता चला। सत्या प्रिंस के कुछ ना बोलने से समझ जाता है कि उसका भाई क्या सोच रहा है। वो अपनी ठंडी आवाज में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हर तरफ नजर रखनी पड़ती है, नहीं तो पता नहीं कब क्या होता है। कुछ करने से पहले 10 बार सोचा जाता है। अगर तू ऐसा करेगा तो याद रखना जल्दबाजी बर्बादी के नजदीक ले जाती है। कहते हुए सत्या कॉल कट कर देता है। वही उसकी बात को सुनकर प्रिंस उसे बॉडीगार्ड की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है, फिर एक गहरी सांस लेकर अपने कपड़े जो उसने खून के निकले हुए थे उन्हें वो बॉडीगार्ड की तरफ देकर वहां से चला जाता है। वहीं उन 4 लाशें को एक के ऊपर एक रखकर वो सारे बॉडीगार्ड उन्हें जला लेते हैं और वहां से वो सभी फटाफट से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उन 4 शख्स की राख वहां पर आ जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस भी आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस से बात करने के बाद सत्या जो किचन में था वो अपने हाथों में 2 खान की प्लेट लिए डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाता है। दोनों प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रख देता है। तब तक कियारा अभी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं, जिसे देखकर सत्या अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि इस समय कियारा सत्या की ही शर्ट पहनी हुई थी जो उसके थाई के ऊपर ही आ रही थी, जिसकी वजह से उसके गोरे गोरे लंबे लंबे पर सामने आ जाते हैं, जिनमें वो बार बार छुपाने की कोशिश कर रही थी कि कियारा का चेहरा इस समय पूरी तरह से लाल हो चुका था। यहां तक कि उसके चेहरे पर इरिटेशन, अनकंफर्टेबलनेस साफ साफ देख रही थी, जो कि उसके कपड़ों की वजह से थी। वो जैसे तैसे करके अपने पैरों को ढकने की कोशिश करते करते सत्या की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही सत्या कियारा की इतनी कोशिशों को देखकर मुस्कुरा देता है। वही कियारा थक जाते हैं तो वो अपने हाथों को दूर कर देती है। वो चारों तरफ देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था, जिसके वजह से उसके सांस में सांस आ जाती है। पर जब उसकी नजर खाने पर चली जाती है तो वह सारी शर्म को भूलकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, ये भी नहीं देखे कि सामने सत्या खड़ा है और उसी का ही इंतजार कर रहा है। वही कियारा बस खाने में लग जाते हैं और उसे इतनी जल्दी जल्दी भुक्कड़ों की तरह खाते हुए देखकर सत्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो वही उसके सामने बैठ जाता है और कियारा को देखने लगता है। जब कियारा अपना खाना कंप्लीट करते हैं तब जाकर वो अपना चेहरा प्लेट से ऊपर की ओर करके सामने सत्या को देती है, जो उसी के ही सामने अपने एल्बो को टेबल पर रखे अपनी हथेलियां में अपने दोनों गालों को पकड़े गहरी निगाहों से उसे ही देख रहा है। उसे ऐसे देखते हुए देखकर कियारा एक पल के लिए तो अपनी सीट से खड़ी होकर सीधा बैठ जाती है। इतना डर गई थी वो, बस अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सत्या की डोमिनेटिंग आई में देखने लगती है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से फीता पड़ जाता है। वो बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप ऐसे क्यों मुझे देख रहे हैं, क्या मैं कुछ गलत किया है क्या? कहते हुए वो बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी। वही उसकी इस बात को सुनकर सत्या अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाकर, बिल्कुल भी नहीं, मेरी प्रिंसेस क्या कर सकती है, वह तो बस बिना मुझ पर ध्यान दिए खाना खा रही थी। उसने ये नहीं देखा कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। तुम कुछ कर सकती हो,
मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओगे, हम ब्रेकफास्ट करेंगे। पर कहते हुए वो अपने हाथों में पड़े हुए चम्मच से पोहे खाने लगता है, और वही उसकी इतनी सारी बातों को सुनकर कियारा चेहरा पूरी तरह से शर्म से नीचे झुक जाता है। वो कहती तो कहते क्या, उसे इतनी भूख जो लगी थी, वो बस अपना सर नीचे झुका लेती है। वो सत्या की बातों का कोई भी जवाब नहीं देते। वही सत्या ब्रेकफास्ट करते हुए, वेस्ट में कॉलेज भी जाना है ना प्रिंसेस, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे कपड़े तो मैं तुम्हारे कबाड़ में रखवा दिए थे, उन्होंने पहनकर आ जाओ, तब तक मैं भी चेंज करने के लिए आ जाता हूँ। सत्या की बात सुनकर कियारा अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके सत्या को देखने लगते हैं। तो सत्या उसकी बातों का मतलब समझकर मुस्कुराते हुए, मेरे प्रिंसेस का चेहरा देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी प्रिंसेस ने अभी तक उसका कबर्ड ही नहीं देखा है। सो बैड, जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं होती है प्रिंसेस। कहते कहते वो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वही उसके बात को सुनकर कियारा बिना कुछ सुन अपना सर झुकाकर वहां से चली जाती है। वही उसके ऐसे बच्चों वाली हरकतों को देखकर सत्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कियारा जाते हुए देखा है, उसकी नज़र तो बार बार कियारा उन पैरों पर चली जाती है, जिन्हें देखकर वह गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके अपना सर हिलाकर अपनी नजरों को फेर लेता है। सत्य कुछ सोचते हुए अपने मोबाइल को देखा है, वो अपने मोबाइल को ही देख रहा था। तभी उसे गिरीश का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर वो अपना सर हिलाकर कॉल अटेंड करता है। तो सामने से गिरीश अपने शांत आवाज में, बॉस अपने जैसे कहा था वैसे सब कुछ हमने कर दिया है, आपकी शादी की न्यूज़ सभी तक पहुंच गई है, यहां तक कि तपेश रंधावा की जो न्यूज़ थी वो कहीं दब सी गई है इस न्यूज़ के सामने। उसके सामने सत्या अपनी ठंडी आवाज में, ऐसा ही होना चाहिए, याद बबाल को कोई भी क्लाइंट अप नहीं मिलना चाहिए, जब तक मैं नहीं कह रहा हूं तब तक याद रखना, एक भी मिस्टेक हो गई तो। कहते कहते वो कॉल कट कर देता है और ब्रेकफास्ट को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। वो कुछ सोचते हुए, समझ नहीं आ रहा है ये रंधावा बेवकूफ है या बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है, बिजनेस में इतने सारे फ्रॉड हो चुके हैं पर फिर भी यह पूरी तरह से शांत कैसे हो सकता है, आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में। वो कियारा जाते हुए देखा है, उसकी नज़र तो बार बार कियारा उन पैरों पर चली जाती है, जिन्हें देखकर वह गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके अपना सर हिलाकर अपनी नजरों को फेर लेता है। सत्य कुछ सोचते हुए अपने मोबाइल को देखा है, वो अपने मोबाइल को ही देख रहा था। तभी उसे गिरीश का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर वो अपना सर हिलाकर कॉल अटेंड करता है। तो सामने से गिरीश अपने शांत आवाज में, बॉस अपने जैसे कहा था वैसे सब कुछ हमने कर दिया है, आपकी शादी की न्यूज़ सभी तक पहुंच गई है, यहां तक कि तपेश रंधावा की जो न्यूज़ थी वो कहीं दब सी गई है इस न्यूज़ के सामने। उसके सामने सत्या अपनी ठंडी आवाज में, ऐसा ही होना चाहिए, याद बबाल को कोई भी क्लाइंट अप नहीं मिलना चाहिए, जब तक मैं नहीं कह रहा हूं तब तक याद रखना, एक भी मिस्टेक हो गई तो। कहते कहते वो कॉल कट कर देता है और ब्रेकफास्ट को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। वो कुछ सोचते हुए, समझ नहीं आ रहा है ये रंधावा बेवकूफ है या बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है, बिजनेस में इतने सारे फ्रॉड हो चुके हैं पर फिर भी यह पूरी तरह से शांत कैसे हो सकता है, आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में। कहते कहते सत्या कुछ सोचने लगता है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से शांत पर आंखों में कुछ अजीब सा देख रहा था। वही कियारा कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर रहे थे। इस समय वो जब कबड्डी को खोलती है तो उसके सामने बहुत सारे महंगे से महंगे कपड़े थे, जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने पहले भी इस कपबोर्ड कुछ हुआ है देखा है। वो इन सब पर ज्यादा ध्यान न देकर जल्दी से कपड़े पहनने लगते हैं। वो ऐसे ही पूरे कमरे को देख रहे थे। उसका ध्यान कपड़े पहनने पर कम और पूरे कमरे को देखने में ज्यादा था। पूरे आधे घंटे बाद वो कपड़ों को पहनकर वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं और वैसे ही अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके चारों तरफ देखने लगती है, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। वो इस बात पर ध्यान भी नहीं देखी कि कोई कमरे में आ गया है। वो बस अपनी नीली आंखें बड़ी व बड़ी करके सीलिंग को देखने लगती है। वही सत्य जो कमरे में आ गया था, वो कियारा ऐसे सोफे पर बैठे हुए देखा है तो कुछ सोचते हुए उसे डिस्टर्ब ना करके खुद कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। जब वो कपड़े चेंज करके आता है तभी कियारा वैसे ही बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या हुआ प्रिंसेस, कुछ याद आने लगा है क्या?
कहते कहते वो अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले कियारा के सामने खड़ा हो जाता है। वही कियारा जो इतनी देर से सीलिंग को देख रही थी, वो अपनी नजरें वहां से हटाकर सत्या की तरफ देखने लगते हैं। वो अपना सरनामे हिला देती है। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा उदासी बड़े एक्सप्रेशन दिख रहे थे। तो सत्या वैसे ही पेट के पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले हैं, नीचे झुक जाता है और उसकी नीली आंखों में देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कुछ याद आने लगता है ना। अक्सर एक ऐसी जगह होती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर आए ही नहीं है, फिर लगता है कि आए हैं। दिमाग के अंदर हमारे कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ यादें आ जाते हैं जिन्हें समझ नहीं पता हो। जब याद आएगी तब याद आ जाएगा। फिलहाल तो तुम खुद को ज्यादा दर्द मत देने, अच्छे नहीं लगती। कहते होंगे वो उसके बालों को सहलाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे कियारा उसे रुकती नहीं है। वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है तो सत्या उसके लोअर लिप को सक और लिक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से कियारा अपने हाथों की मुठिया बना लेते हैं और सत्या वैसे ही उसके बालों को सहलाते हुए सक लिक करने लगता है। करीब 5 मिनट के बाद वो उससे अलग होकर उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाकर, तुम्हें बताया नहीं मैंने ब्रेकफास्ट कैसे बनाया, तुम बहुत बुरी होती जा रही हो प्रिंसेस, दैट्स नॉट राइट, कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेता हूं। उसके बाद समझकर अपने साइड में पड़ा हुआ अपना कॉलेज का बैग को अपने कंधे पर टंगे सत्या के साथ चली जाते हैं। वो दोनों कार की तरफ आ जाते हैं। कियारा कार में बैठ जाती है, पर आज भी उसे सीट बेल्ट लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसे देखकर सत्या लगा देता है और फिर से ड्राइविंग करने लगता है। कार में इस समय पूरी तरह से शांति थी, कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। यहाँ तक कि कियारा विंडो के बाहर देख रही थी। पता नहीं क्यों उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सत्या से कोई बात करे। वो बस कभी बाहर देखी है तो कभी सत्या के चेहरे को जो से पूरी तरह से सीरियस लग रहा था। इसी वजह से वो बस अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं। करीब 1 घंटे का आ जाती है कॉलेज के सामने, जिसे देख वकर पता नहीं क्यों पर कियारा के चेहरे पर एक उदासी आने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि कॉलेज जल्दी आए ही ना और वह दोनों एक साथ ऐसे ही बैठे रहे। पर कॉलेज को आते हुए देखकर वह अपना चेहरा नीचे झुका लेती है और अपने उदासी को पूरी तरह से हटाने की कोशिश करती है, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर उसे बाय बोलने के लिए। जैसे ही अपना चेहरा ऊपर की ओर करने ही वाली थी, उससे पहले ही उसको अपने गर्दन पर सत्या का हाथ महसूस हो जाता है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही सत्या उसकी तरफ झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। वही सत्या कियारा की सीट को पूरी तरह से पीछे की ओर कर देता है और उसके होठों पर अपने होठों रखकर उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। वो अपनी टंग को कियारा के मुंह के अंदर डालने की जैसे ही आगे ले जाने वाला था, तभी उसे महसूस होता है कि कियारा के होठ बंद है। वो बिना देर किए कियारा के लोअर लिप को बाइट कर देता है, जिससे कियारा को ना चाहते हुए भी एक हमेशा की तरह अपने होठों को खोलना पड़ता है। और इसी का ही फायदा उठाकर सत्या उसका मुंह के अंदर अपनी टंग कोर्स के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे कियारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके हाथ सत्या के बालों में कब जाते हैं यह उसे खुद भी नहीं पता चलता। 15 मिनट के किस के बाद सत्या कियारा से अलग हो जाता है, क्योंकि कियारा को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जब वो सांस लेती है और खुद को नॉर्मल पाती है तो अपनी गर्दन तिरछी करके देता है। तो अभी सत्या ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही सत्या करके दरवाजे को अनलॉक कर देता है, जिससे कियारा एक नज़र उसे देखकर बैग को अपनी कंधे पर टंगे वहां से चली जाती है। वही सत्या उसे जाते हुए देख रहा था। उसे तब तक देखा है जब तक यार गेट की तरफ नहीं जाती है, क्योंकि सत्या ने अपनी कार को कॉलेज के गेट से बहुत थोड़ा दूर है रोक दिया था। इस समय कियारा कॉलेज की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे पीहू मिलती है, जो शायद उसी का ही इंतजार कर रही है। कियारा पीहू को देखकर उसकी तरह बढ़ने लगते हैं। पीहू इस समय अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी, जिसे देखकर वो उसके कंधे पर हाथ रखकर, ऐसा क्या देख रही है मैडम जो तुझे आने जाने वाले लोगों पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। ये सुनकर पीहू अपनी आंखें बड़ी व बड़ी करके कियारा के सामने अपना मोबाइल आगे करके उदासी भरी आवाज में, कुछ नहीं ये सत्या राणा है ना, उसने शादी कर ली है। देख या कब शादी कर ली है क्या पता, पर जिस लड़की के साथ उसने शादी कर लिया ना बहुत खुश नसीब है। समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आखिर इस इंसान ने शादी कर ली है तो अपनी बीवी की तस्वीर क्यों नहीं सोशल मीडिया पर दे रहा है। देख रहे सभी सोशल मीडिया पर सिर्फ यही चल रहा है, सत्या राणा की शादी की खबर। कहते कहते वो पूरी तरह से उदास हो जाती है। वही उसकी बात को सुनकर कियारा अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर लेती है।
वो जल्दी से पीहू का मोबाइल लेती है तो उसमें सच में सत्या ने शादी की न्यूज़ तो डाली हुई थी, पर उसमें रिसेप्शन का एक फोटो था जिसमें कियारा के चेहरे को पूरी तरह से ब्लर किया गया था और सत्या का चेहरा उसमें साफ दिख रहा था। ये तस्वीर देखकर कियारा को समझ ही नहीं आता है कि वह क्या कहें। वो बस कभी उन तस्वीरों को देखते हैं तो कभी पीहू को, जिसके चेहरे पर उसे उदासी दिखती है, जिसे देखकर उसे और भी ज्यादा अजीब लगता है। कियारा पीहू के कंधे पर अपना हाथ रखकर, उसने शादी कर ली है तो तू क्यों इतना उदास हो रही? पीहू बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर, सच में तो लड़की है कि नहीं देखा, इस लड़के में गुड लुकिंग है, हैंडसम है, बिजनेसमैन है, ऊपर से यार इतना सेक्सी है कि यार मैं क्या कहूँ, दुनिया में मिलते हैं ऐसे लड़के बहुत कम है। और यह सत्या राणा जिसकी बात ही कुछ अलग थी, पता है। ये 10 साल बाहर था, अब जाकर इंडिया में आया था और देखो आते ही इसने शादी कर ली। मुझे तो रोना आ रहा है बहुत ज्यादा। तुझे पता है इसके बारे में मैं जितना भी ज्यादा पढ़ती हूँ ना उतना ज्यादा कम मुझे लगता है। मैं जब 15 साल की ना तब से यह मेरा क्रश बन चुका है, यह मेरा आइडल टाइप है यार। दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है पर सत्या राणा सा लड़का, OMG, कुछ भी कह, जिसने भी इसके साथ शादी कर ली है बहुत खुशनसीब है। खुशनसीब क्या, उसका तो भाग ही खुल गया, काश उसे लड़की की जगह में होते। कहते कहते वो कियारा के कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगती है। वही उसकी एक्टिंग और उसका चेहरा, ऊपर से उसका ये सब देखकर कियारा सर दर्द करने लगा था। वो बताती भी कैसे पीहू को कि सत्या राणा की वाइफ ही वो है, ये तो वो बिल्कुल भी नहीं कह सकती थी। इसी वजह से वो उसे शांत करने में लग जाती है। अब तो वो चक्कर खाने वाली थी। तभी वहां से चित्रांश गुजर जाता है। चित्रांश जाते वक्त कियारा को देखकर मुस्कुरा देता है, जिससे कियारा उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। वो ऐसी दिखती है जैसे उसने चित्रांश को देखा ही नहीं। सच में तो लड़की है कि नहीं देखा, इस लड़के में गुड लुकिंग है, हैंडसम है, बिजनेसमैन है, ऊपर से यार इतना सेक्सी है कि यार मैं क्या कहूँ, दुनिया में मिलते हैं ऐसे लड़के बहुत कम है। और यह सत्या राणा जिसकी बात ही कुछ अलग थी, पता है। ये 10 साल बाहर था, अब जाकर इंडिया में आया था और देखो आते ही इसने शादी कर ली। मुझे तो रोना आ रहा है बहुत ज्यादा। तुझे पता है इसके बारे में मैं जितना भी ज्यादा पढ़ती हूँ ना उतना ज्यादा कम मुझे लगता है। मैं जब 15 साल की ना तब से यह मेरा क्रश बन चुका है, यह मेरा आइडल टाइप है यार। दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है पर सत्या राणा सा लड़का, OMG, कुछ भी कह, जिसने भी इसके साथ शादी कर ली है बहुत खुशनसीब है। खुशनसीब क्या, उसका तो भाग ही खुल गया, काश उसे लड़की की जगह में होते। कहते कहते वो कियारा के कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगती है। वही उसकी एक्टिंग और उसका चेहरा, ऊपर से उसका ये सब देखकर कियारा सर दर्द करने लगा था। वो बताती भी कैसे पीहू को कि सत्या राणा की वाइफ ही वो है, ये तो वो बिल्कुल भी नहीं कह सकती थी। इसी वजह से वो उसे शांत करने में लग जाती है। अब तो वो चक्कर खाने वाली थी। तभी वहां से चित्रांश गुजर जाता है। चित्रांश जाते वक्त कियारा को देखकर मुस्कुरा देता है, जिससे कियारा उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। वो ऐसी दिखती है जैसे उसने चित्रांश को देखा ही नहीं। वही कियारा के ऐसे करने से चित्रांश के चेहरे का रंग पूरी तरह से सीखा पड़ जाता है। वो जो मुस्कुराहट थी वह भी गायब हो जाती है। वही पीहू की नजर जब चित्रांश पर चली जाती है, वो उसे देखकर बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर, ये हमारी तरफ क्यों देख रहा है? वैसे ये भी कुछ कम गुड लुकिंग नहीं है, बस अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला दे, सारी लड़कियां इसके पीछे पागल हो जाएगी। वैसे पागल तो है, पर फिर भी कॉलेज में आप लड़की ऐसे डरने लगी है। क्या कहती है कियारा, तुझ इस चित्रांश को देखकर डर लगता है कि नहीं? मुझे तो बहुत लगता है। ये सुनकर कियारा पीहू के कंधे पर हाथ रखकर, ये तो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले चल कॉलेज में लेक्चर अटेंड करना है ना कि यहाँ पर रोटी बैठता है। ये सुनकर पीहू उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने वाली थी। तभी उनकी नज़र नोटिस बोर्ड पर चली जाती है। वो दोनों नोटिस बोर्ड की तरफ देखते हैं तो वहां पर प्रेशर पार्टी का लिखा हुआ था, जिसे देखकर पीहू के चेहरे पर तो एक्साइटमेंट जाने का नाम नहीं ले रहे था। तो वही कियारा के चेहरे पर परेशानियों का घर आ गया था। उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी दिख रही थी, क्योंकि उसे प्रेशर पार्टी में किसी लड़के को अपने साथ ले जाने का था। और ये देखकर तो कियारा का मन कर रहा था कि वह अपना सर कहीं जाकर फोड़ दे, क्योंकि वो सत्या की कंडीशन को इग्नोर तो नहीं कर सकती थी। और अगर सत्या को इस बारे में पता चल गया तो वो कॉलेज क्या कहीं जान कहीं बंद कर देगा सत्या। वही कियारा के चेहरे पर की उदासी को देखकर पीहू उसके कंधे को हिलाते हुए
क्या हुआ है, तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? यहाँ पर हर कोई मुस्कुरा रहा है और तुम्हें जो परेशानियां में पूरी तरह से डूब चुकी है, बता क्या हुआ है? ये सुन कियारा नोटिस के थर्ड लाइन की तरफ इशारा करते हुए, इन लोगों ने देखना क्या किया है, अब किस पार्टनर बनाऊं? मैं वैसे भी मेरे घर में लड़के अलाउड नहीं है, और मैं किसी लड़के के साथ अगर देखी गई तो इतनी सी बात के लिए तो इतना परेशान हो रही है। वैसे भी कॉलेज में कौन देखने को आता है? तुझे सिर्फ कॉलेज में एंट्री करनी है। किसी लड़के के साथ प्रेशर पार्टी में आने के बाद कहाँ तो उसे लड़की को मिलने वाली है? कोई ऐसा देख ले जो लल्लू पल्ले हो। वैसे भी तुझे कोई ना नहीं कह सकता, मुझे ही मेरे लिए कोई ढूंढना पड़ेगा। कहते कहते पीहू अपना चेहरा लटका देता है, तो कियारा उसके चेहरे को देखकर उसके सर पर हल्का सा मारकर, बस हो गया, ज्यादा मत बोलो। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई यहाँ पर मिलेगा, मैं कोई खूबसूरत परी नहीं हूँ जो। कियारा इतना ही कह पाई थी कि चित्रांश उसके साइड में खड़ा होकर, वैसे प्रेशर पार्टी में कपल अलाउज है और फिलहाल तो मेरा कोई पार्टनर नहीं है। तुम्हें चाहता हूं कि तुम मेरी पार्टनर बनो। हम कल शाम को 7 बजे कॉलेज के गेट पर मिलेंगे। वैसे मैं ब्लैक कलर का आउटफिट पहनने वाला हूं। तुम सोचो तुम क्या पहनने वाली हो? मैचिंग हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कहते हुए चित्रांश बिना कियारा की बात सुन वहां से चला जाता है। वही उसकी बात सुनकर कियारा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके चित्रांश के पीठ को देखते हैं, तो पीहू मुंह खोल कियारा के कंधे पर हाथ रखकर, तू तो बड़ी छोटी रुस्तम निकली। तूने इस मिस्टर मिस्टीरियस के साथ कैसे बोलने लगी? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे दोस्त इतनी छुपी रुस्तम है। तू तो बहुत ज्यादा गद्दार निकाली, जा, मुझे तुझसे ना बात ही नहीं करना है। ये सुनकर कियारा रोने जैसी शक्ल बनाकर, क्या कहूं मैं तुझे, मुझे खुद भी नहीं पता कि यह सब हो क्या रहा है। मुझे खुद भी रोना आ रहा है, मैं तुझे बात नहीं सकती। वही कियारा की बात को सुनकर पीहू उसके सर पर हाथ रखकर, बस कर, और कितना रोएगी? वैसे यह मामला है कहाँ? और तो उसके साथ सच में मुझे ये बंदा बहुत अजीब लगता है, जरा संभल कर। ये सुनकर कियारा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मैं खुद इससे परेशान हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊं? वैसे भी मुझे खुद ये पसंद नहीं है, पता नहीं ये क्या सोच कर रही है। सब बन रहा है, मैं किसी और को पार्टनर बना दूंगी, पर इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। इससे बेहतर है कि मैं प्रेशर पार्टी में ही नहा हूं। कौन से मेरे ना आने से किसी को प्रॉब्लम होने वाली है? पीहू अपना सरनामे हिलाकर, पागल बागल हो गई है क्या, जो ऐसी बातें कर रही है? तेरे बिना मैं फ्रेशर पार्टी में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। एक तू ही तो मेरी दोस्त है, एक काम कर देना, मेरा जो पार्टनर बनेगा ना, मैं उसके दोस्त के ही साथ तेरी सेटिंग लगा दूंगी। डोंट वरी, तुझे इसके साथ आने की जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ देख लेंगे, पर यह सोच कि तू इसे अपना पीछा कैसे छुड़वाएगी। कियारा अपना सरनामे हिलाते हुए, फिलहाल तो इस बारे में मुझे खुद कुछ नहीं पता है। चल क्लास अटेंड करते हैं, फिर देख लेंगे क्या करना है। कहते हुए वो दोनों वहां से चली जाती है। वहीं दूर खड़ा चित्रांश कियारा को देख रहा था। फिर कुछ सोचकर वो वहां से प्रिंसिपल के ऑफिस चला जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस जैसे ही वो आता है तो प्रिंसिपल उसे देखकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, तो चित्रांश प्रिंसिपल के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो प्रिंसिपल को देखकर अपनी ठंडी आवाज में, तुमने काम तो सही किया है, पर याद रखना कॉलेज के हर एक स्टूडेंट वहां पर मौजूद होने चाहिए। मैंने जिसका नाम तुम्हें दिया है वो खास करके स्पेशल पार्टी में आनी चाहिए। अच्छा अनाउंसर कर दो, अगर जो नहीं आएगा उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, समझ आया? कहते हुए वो अपनी जगह से खड़े होकर एक वार्निंग लुक देखकर वहां से चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर प्रिंसिपल अपने जेब से रुमाल निकालकर अपना चेहरा पहुंचने लगते हैं, और फिर जल्दी से किसी को कॉल करके वो वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसके प्रिंस जब वहां पर आ जाता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। एसके सिक्योरिटी एजेंसी है जो राणा एंटरप्राइजेस चलती है। वही प्रिंस जो वहां पर आता है तो पूरी तरह से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरान हो जाता है, क्योंकि पूरी सिस्टम पहले से ही हैक हो चुकी थी। उसे सिस्टम को हैक होते हुए देखकर उसका चेहरा पूरी तरह से टेंशन में भर जाता है। वो बिना देर किए एक रूम में जाता है और अपना लैपटॉप ओपन करके वहां पर अपना काम शुरू कर देता है। 3 घंटे तक प्रिंस अपनी नजरें एक बार भी नहीं हटता है लैपटॉप की स्क्रीन पर, और उसके उंगलियां ऐसे चल रहे थे जैसे किसी पियानो पर चल रहे हैं। 1 सेकंड भी नहीं रुके थे, और पीछे खड़ा गिरीश ये देखकर अपने चेहरे का पसीना पहुंच रहा था। पिछले 1 घंटे से वो वहीं खड़ा था। जब प्रिंस अपनी उंगलियों को चलाना बंद कर देता है कीबोर्ड पर और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, जिससे गिरीश उसे 2 कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है। प्रिंस बिना देर किए एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने खड़ा हो जाता है।
उसे स्क्रीन को जैसे ही ओपन करता है तो वहां पर बहुत सारे रेड कलर के सिग्नल्स दिखने लगते हैं, जिसे देखकर वो अपनी आंखें ठंडी करके समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह कर कौन रहा है। सिस्टम में वायरस घुसाना और ऊपर से कंप्यूटर के सारे स्क्रीन को ओपन करना, मेरे होते हुए ये सब कैसे कोई कर सकता है? आखिर क्या जानने की कोशिश कर रहा था वह? कहते रहते उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वही वहां पर जितने भी आदमी थे वो सारे प्रिंस कैसे देखकर डर जाते हैं। तभी वहां पर सत्या आ जाता है। सत्या स्क्रीन को देखते हुए तो पता चला कि क्या हुआ है, किसने सिस्टम में वायरस घुसाया था। प्रिंस अपना सर हिलाते हुए, फिलहाल तो उसने अपनी पूरी लोकेशन को बदल दी है। ये जितनी भी सिग्नल दिख रहे हैं यह उसने ही क्रिएट किए हैं, जिससे हम कंफ्यूज हो जाए। इसे पकड़ना मुश्किल है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अभी तक हमारे सिस्टम से कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट, ना ही कुछ ऐसा लग रहा है वो हमें डरा रहा है। सत्या अपनी ठंडी आवाज में, या फिर यह हो सकता है वो चेक कर रहा है इसकी सिक्योरिटी किस लेवल की है। अगर उसने हमारे सिस्टम में वायरस घुसाया है तो इसका मतलब प्रिंस तुम्हें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। आज उसने ये किया है तो कल वह क्या से क्या करेगा। सोचो, ये तुमने ही सिस्टम क्रिएट किया है ना, अब इसे और भी ज्यादा सिक्योर बनाओ, आज का दिन है तुम्हारे पास। कहते हुए वो प्रिंस के कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे प्रिंस अपना सर नीचे झुका लेता है और सत्या अपने दोनों हाथ उसे टेबल पर रख देता है जिस पर लैपटॉप्स रखे हुए थे, और सामने उसे बड़ी सी स्क्रीन को देखा है जहां पर बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे थे। वो कुछ सोचकर एक जगह को जूम करता है, वो था कियारा कॉलेज। 2-3 जगह को जूम करता है, 4 जगह के बाद वह देखता है चेरी का स्कूल। वो इन 2 जगह को गौर से देखा है, या फिर यह हो सकता है वो चेक कर रहा है इसकी सिक्योरिटी किस लेवल की है। अगर उसने हमारे सिस्टम में वायरस घुसाया है तो इसका मतलब प्रिंस तुम्हें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। आज उसने ये किया है तो कल वह क्या से क्या करेगा। सोचो, ये तुमने ही सिस्टम क्रिएट किया है ना, अब इसे और भी ज्यादा सिक्योर बनाओ, आज का दिन है तुम्हारे पास। कहते हुए वो प्रिंस के कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे प्रिंस अपना सर नीचे झुका लेता है और सत्या अपने दोनों हाथ उसे टेबल पर रख देता है जिस पर लैपटॉप्स रखे हुए थे, और सामने उसे बड़ी सी स्क्रीन को देखा है जहां पर बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे थे। वो कुछ सोचकर एक जगह को जूम करता है, वो था कियारा कॉलेज। 2-3 जगह को जूम करता है, 4 जगह के बाद वह देखता है चेरी का स्कूल। वो इन 2 जगह को गौर से देखा है तो प्रिंस हैरानी के साथ, ये 2 सिग्नल यहां से क्यों आ रहे हैं? शायद उसने ये सब हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया होगा। सत्या अपनी ठंडी आवाज में, क्या मेरे रिटर्न गिफ्ट के पास कोई लैपटॉप है? सत्या के इस सवाल को सुनकर प्रिंस जल्दी से अपना सरनामे हिलाकर, नहीं भाई, उसके पास लैपटॉप तो नहीं है, और आप तो उनकी फैमिली कंडीशन को जानते हो, तो आपको लगता है वह लैपटॉप ले सकती है, और वैसे भी उसे ये सब थोड़ी आता होगा, आप ही सोचो। और यह सिग्नल का देखो, राणा पैलेस से भी सिग्नल आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वह हो सकती है। ये सुनकर सत्या बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, कुछ चीजों का कनेक्शन ऐसी चीजों से होता है जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता है, लगता है बहुत काम करना पड़ेगा इस सबने के लिए। कहते हुए कि वह वहां से एक नजर स्क्रीन को देखकर चला जाता है। वही प्रिंस वही स्क्रीन के सामने बैठ जाता है और अपने लैपटॉप को ओपन करके फिर से सिस्टम को स्टेबल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चेरी अपनी वॉच को देख रही थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। तभी आंसू उसके पास आ जाते हैं, जिसे चेरी की मुस्कुराहट गायब हो जाते हैं और वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। इस समय वो दोनों ही गार्डन में बैठी हुई थी क्योंकि लंच का टाइम चालू था, और चेरी ने कुछ लंच लाया नहीं था क्योंकि राणा पैलेस में किसी के पास लंच के लिए बोल नहीं सकते थी, जिसकी वजह से आंसू ने उसके लिए एक बर्गर लाया था जिसे चेरी बड़े आराम के साथ खाने लगते हैं। वही चेरी की मुस्कुराहट को देखकर आशु उसके कंधे पर हाथ रखकर, तू इतना मुस्कुराए क्यों जा रही है? और पूरा 1 घंटा तो यहाँ पर बैठे हुए थे, समझ नहीं आ रहा है तू करना क्या चाहती है? ऊपर से टीचर तेरे बारे में पूछ रहा था, मैंने बताया तेरा पेट दर्द कर रहा है, इसके लिए तू रेस्ट रूम में आराम कर रही है। ये सुनते ही चेरी उसके गले लगाते हुए, एक तू ही तो यार है मेरा, तुम मुझे क्या टेंशन किसी और है का? वैसे भी यार सच में कह रही हूं, मैं बहुत थक चुकी हूं। कहते हुए वो उससे अलग होकर बर्गर खाने लगती है, तो आंसू उसे देखकर कुछ सोचते हुए, अब तो मुझे ये बताएं कि तू रहती कहाँ पर है, क्योंकि चोलनी में सारे लोग पूछ रहे थे कि तू गई तो गई कहाँ, पर अचानक से ही गायब हो गई। ये सुनकर चेरी मुंह बनाते हुए,
कुछ नहीं यार, मेरी दीदी ने शादी कर ली। आंसू हैरानी भरी आवाज में, क्या तेरी बहन ने शादी कर ली? वो इतनी जोर से कहती है कि उसकी आवाज वहां खड़े 2-3 स्टूडेंट सुन लेते हैं, जिससे चेरी उसके मुंह पर हाथ रखकर, अरे मेरी माँ जरा धीरे से बोल, मेरे कान फट जाएंगे और लोगों को न्यूज मिल जाएगी। ये सुनकर आंसू उसके हाथ को अपने मुंह से हटाकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुमने न्यूज भी तो इतनी बड़ी देती है, और यह बात ये कब हुआ? और आंटी कहाँ पर है? अस्पताल में है ही नहीं। कल मेरी माँ जाकर आ गई, मुझसे पूछ रही थी। ये सुनकर चेरी एक उदासी भरी आवाज में, दी ने शादी कर ली है और जीजू ने उन्हें कहीं पर भेजा है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। और शादी क्यों हुई है, क्या हुआ है, यह मुझे अभी तक दीदी ने बताया नहीं है। पर परिवार बहुत अच्छा है, तुझे पता है, तू तो जानती है ना, सत्या राणा वही मेरा जीजू है। ये सुनकर आंसू हैरान हो जाते हैं। वो कुछ बोलते ही वाली थी कि चेरी उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसकी आंखें दिखाते हुए, अब और एक शब्द मत बोल, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, बाद में हम इस बारे में अच्छे से बात कर लेंगे। ये सुनकर आंसू अपना सर हिला देती है। तभी वहां पर 3 लड़के जाते हैं। चेरी उन तीनों को देखते हुए आंसू से, ये तीनों कौन है, नए आए क्या? आंसू अपना सर हिलाते हुए, जब तू स्कूल नहीं आई थी ना तभी इनका ट्रांसफर हुआ था, कल भी नहीं आए थे ये तीनों। इन तीनों का एक गैंग है और बहुत डेंजरस है। ये सुनकर चेरी ना समझे, मैं कुछ समझी नहीं, आखिर ये लोग हैं कौन? और यह सारे स्टूडेंट उनके सामने सर क्यों झुक रहे हैं, कोई नेता है क्या? आंसू उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, बहन जरा धीरे बोलो, उन लोगों ने सुन लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कहते हुए वो से आंखें दिखा देती है। तो चेरी अपना सर हिला देती है, जिससे आंसू उसके कान में धीरे से, ये तो नहीं पता कि यह कौन है, पर इतना जरूर पता है कि यह कोई गैंगस्टर फैमिली बिलोंग करते हैं और ये तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके आगे कोई कुछ नहीं बोल पाता है। पहले वाले स्कूल में इन लोगों ने कुछ किया था, जिसकी वजह से इन्हें अपने ही स्कूल में डाल दिया है। कहते कहते वो शांत हो जाते हैं। वही उसकी इस बात को सुनकर चेरी अपना सर हिला देती है। वो उन पर ज्यादा ध्यान न देकर अपना बर्गर खाने लगते हैं। बर्गर खत्म होने के बाद वो दोनों वहां से क्लास की तरफ चली जाती है। तभी उन तीनों की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। चेरी बीच वाले लड़के को देखते हैं एक नजर, और फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ करके वहां से अपने हाथों को साफ करते हुए चली जाती है। वही वो बीच वाला लड़का चेरी को गौर से देख रहा था। वैराग्य, क्या हुआ, तो ऐसे क्या दिख रहा है उसे? जो बीच वाला लड़का था वो वैराग्य है। वो अपने साइड में खड़े लड़के को देखकर, कुछ नहीं पीयूष, बस ऐसे ही। ये सुनकर वो तीसरा वाला लड़का वैराग्य की तरफ देखकर, लगता है नई है, वैसे भी यह पहले ही किसी के साथ है। आज स्कूल में आते वक्त मैंने इसे एक लड़के के साथ देखा था, बाइक से आ रही थी, शायद रो भी रही थी, पता नहीं क्या हुआ। ये सुनकर वैराग्य हैरानी से, रो रही थी मतलब? ये सुनकर वो लड़का अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर, भाई मैं वहां पर गया थोड़ी था, तो सिर्फ सिगरेट पीने गया था, वही मुझे ये दिखी, मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस ये रो रहे थी तो मुझे लगा कुछ मैटर हो गया होगा। तुम ये सब छोड़ना, तुझे क्यों इसकी पड़ी हुई है, चल कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगे है। ऊपर से घर वालों ने मेरा सर खा लिया, साला यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और वहां मेरा बाप रात भर मुझे फायरिंग सीखता रहता है। वैराग्य उसकी तरफ देखकर, क्या तेरा बाप तेरे को रात भर भी सोने नहीं देता? इस पर वो लड़का रोने वाली शक्ल बनाकर, तेरे जैसा हर कोई है जिसके पास सभी स्केल है, तेरे पास हर एक स्केल है, बस फर्क इतना है कि तूने कभी किसी की आंखों के सामने लाता नहीं। और एक तो तेरा बाप सच में यार, वह तो तेरे पर ध्यान देना ही छोड़ देता है, वैसा तो मेरा नहीं है ना, हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ सीखने पर तुला हुआ जय है, छोड़ मुझे भूख लगी है। ये सुनकर वैराग्य उसकी तरफ देखा है पर कुछ कहता नहीं है, और वही पीयूष भी वैराग्य की तरफ देखा है। वही सत्या केबिन में बैठा हुआ था। इस समय शाम का वक्त हो चुका था। वो कुछ सोचकर अपने हाथों में जैकेट को लिए वहां से कियारा लाने के लिए चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो ड्राइवर अपना सर झुका लेता है। सत्या ड्राइवर से चाबी लेकर खुद ड्राइविंग करके कॉलेज की तरफ चल जाता है। वही कियारा भी गेट पर खड़ी उसी का ही इंतजार कर रहे थे। उसे ज्यादा इंतजार करने को नहीं मिलता है, क्योंकि सत्या वो पर आ जाता है। सत्या की कार को देखकर वो गहरी सांस लेकर वहां से बिना किसी की नजर में आए चली जाती है। वो जब बैक सीट की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी दरवाजा फ्रंट सीट का खुल जाता है, जिससे उसे समझने में देर नहीं लगती कि सत्या ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। जब वो फ्रंट सीट पर बैठी है, वो सत्या को देखते हैं
जो उसी को ही देख रहा था। सत्या बिना देर किए कियारा सीट बेल्ट को लगा देता है, जिससे कियारा अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। वही सत्या उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है। सत्या जब कर चला रहा था तब कियारा अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए हुए कभी सत्या को देखते हैं तो कभी बाहर उसके चेहरे पर ऐसा दिख रहा था कि जैसे उसे सत्या से कुछ बात करनी है। तो सत्या बिना कियारा की तरफ देखकर, प्रिंसेस कितनी बार कहा है अपने मन में सवालों को मत रखो, पूछो नहीं तो तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से उदास हो जाता है। ये सुनकर कियारा बड़ी मासूमियत से उसे देखकर, क्या आपने मेरे बैग में मोबाइल रखा था? कियारा के सवाल को सुनकर सत्या अपना सर हमें दिला देता है। तो कियारा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आपको कैसे पता चला मेरा मोबाइल खराब हो गया है? जैसे तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो। मैंने कितनी बार कहा है मुझे हर एक बात को छुपाओ मत, मुझे पता चल ही जाता है। कहते हुए वो उसकी तरफ अपनी नजरें तिरछी करके देखने लगता है। तो कियारा अपना चेहरा नीचे झुकाकर बड़ी मासूम आवाज में, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसने मेरा प्रोजेक्ट को सबमिट किया है। मैं तो उसको जानती तक नहीं हूँ। सच में मम्मी की कसम खा रही हूँ। और मैं मम्मी की कसम कभी भी झूठी नहीं खाती। कहते हुए वो अपनी गर्दन पर अपनी 2 उंगली रखकर बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगते हैं। और वही उसकी मासूमियत भरी चेहरे को देखकर सत्या गहरी सांस लेता है, फिर कट मार देता है और एक साइड कर को देख देता है, जिससे कियारा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।